Hello everyone, welcome back to another session. My name is Shivam Singh Hania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस समय पीएचडी के फॉर्म्स भर रहे होंगे बिकॉज बहुत सारी जगहों पे ऑलरेडी पीएचडी के फॉर्म्स आ चुके हैं एंड दे हैव बीन आस्किंग मी सम वेरी बेसिक क्वेश्चन कि सर एग्जैक्टली रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है बिकॉज before you get into something, before you get into PhD, before you spend 3-4 years into PhD, it's important कि आपको थोड़ा सा brief idea रहे कि रिसर्च में होता क्या है, रिसर्च प्रोसेस क्या होती है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट टुडे. ऑल्सो अगर आपको पता हो रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर रिसर्च प्रोसेस से हर साल सवाल पूछे जाते हैं एंड यूजुअली द क्वेश्चंस आर इन टर्म्स ऑफ द मैच द फॉलोइंग. ठीक है, और कई बार जो सवाल आते हैं वो काफी एनालिटिकल होते हैं. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक. प्लीज वीडियो को एंड तक देख लेना. आधे घंटे से ज्यादा लंबा सेशन नहीं होता है बट इट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट व्हाट रिसर्च इज ऑल अबाउट एंड रिसर्च के प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी होती है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स टुडे. काफी सारे मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जब तक आप उसे रिलेट नहीं कर पाओगे, किसी एग्जांपल से रिलेट नहीं कर पाओगे, रिसर्च प्रोसेस आप सिर्फ मगअप करने की कोशिश करोगे, वो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू वर्क अपॉन दैट टुडे. सो प्लीज ध्यान से सेशन को सुन लीजिएगा. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस और बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे. तो पहला हमारा रिसर्च प्रोसेस का स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन द रिसर्च प्रॉब्लम. अब ये बड़ा फैंसी चीज लगती है, बहुत फैंसी टर्मिनोलॉजी लगती है रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं. कोई भी ऐसी चीज जो अभी अनसॉल्व्ड है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज जो अभी अनसॉल्व्ड है या फिर समथिंग दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम. बहुत जनरल, बहुत कॉमन लेते हैं, स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं लेते, बहुत ही जनरल प्रॉब्लम लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली के बारे में बात करें, ठीक है, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग. लेट्स से अगर मैं दिल्ली के बारे में बात करूं तो एक कॉमन प्रॉब्लम है दिल्ली में, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक. ठीक है, कुछ साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ रिसर्च करी, उन्होंने कुछ टीम मेंबर्स को लगाया और उनसे कहा कि भाई एक सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करो. ठीक है, और क्या सॉल्यूशन निकल के आया? ऑड इवन पॉलिसी. कि भाई कुछ दिन ऑड नंबर वाली गाड़ियां रोड पे चला करेंगी और कुछ दिन इवन नंबर वाली गाड़ियां चला करेंगी. ठीक है, इसको 15 दिन 20 दिन चलाया गया. ठीक है, उसके बाद रिजल्ट्स देखे गए. 2 रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट था बट बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, इसीलिए उसको हमने फाइनली एज अ सॉल्यूशन अडॉप्ट नहीं किया. और बहुत ही चैलेंजिंग भी था, बहुत सारे लूप होल्स थे उसके अंदर, बहुत सारा प्रॉब्लमैटिक था. सो देयरफॉर ये सॉल्यूशन जो है वो हमेशा के लिए इंप्लीमेंट नहीं किया गया. नाउ दिस ट्रैफिक इज द प्रॉब्लम और ऑड इवन जो हमें पॉलिसी यूज करी थी दैट वाज अ प्रोबेबल सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब रिसर्च प्रॉब्लम का क्या मतलब है? आपको अपने डोमेन के अंदर, वेदर यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, वेदर यू आर वर्किंग इन द एरिया ऑफ मार्केटिंग, एचआर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद आता है. ठीक है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमेशा प्रॉब्लम वो उठानी चाहिए जो आपको पसंद हो, क्योंकि एक मूवी में बहुत ही शानदार कहावत है, जब तक प्रॉब्लम अपनी ना होना दुख दर्द पता नहीं चलता. ठीक है, तो प्रॉब्लम वो उठानी चाहिए जिसमें आपको खुद से मोटिवेशन है, कुछ भी मोटिवेशन. ठीक है, भले ये मोटिवेशन हो कि नहीं यार मेरे लाइफ में मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का लग रहा है या मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही है. लाइफ वाली तो बहुत बड़ी चीज हो गई. ठीक है, बट लेट्स से आपको ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लग रही है. अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो आप हाथ पैर मारते हो, मेहनत करते हो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी प्रॉब्लम. ठीक है, मैं एक और को फाउंडर को सुन रहा था तो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कही कि जब वो छोटे थे उस समय उनको था कि यार मुझे पैसे बनाने हैं. ठीक है, बहुत छोटे रहे होंगे, 7-8 साल के रहे होंगे और उनको था कि भाई मुझे पैसे बनाने हैं. उस समय पे आपको याद हो पोकेमॉन कार्ड्स बहुत चलते थे या बेब्लेड वाले कार्ड्स बहुत ज्यादा चलते थे. बेब्लेड वाला जो खेलने वाला आता था वो बहुत चलता था. तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि यार अगर मैं इसको सेल करना शुरू कर दूं, ठीक है, मतलब मैं पहले कार्ड्स कलेक्ट करता हूं. ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स कलेक्ट कर लिए उन्होंने अपनी सोसाइटी में और फिर मैं धीरे धीरे क्या करता हूं, उसको सेल करना शुरू करता हूं और उससे पैसे बनाना शुरू करता हूं. तो एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे पैसे चाहिए. ठीक है, किसी भी काम के लिए या लेट्स से मेरा ड्रीम है पैसे बनाना, और उस चीज को फुलफिल करने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया कि यार बच्चों को ये चीजें चाहिए. ठीक है, और जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूं सही से, उन्होंने शायद ये भी किया था कि जो उनकी सोसाइटी में एक शॉप थी, ठीक है, वहां से उन्होंने जाके सारे चिप्स खरीद लिए थे, क्योंकि आपको पता होगा अंकल चिप्स के अंदर पोकेमॉन कार्ड्स निकला करते थे. ठीक है, सो नाउ द ब्रॉड आइडियाज. क्या ब्रॉड आइडिया? मैं आपको क्यों ये एग्जांपल दे रहा हूं? मैं आपको ये एग्जांपल देके ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी या आपको फैसिनेटिंग लगेगी, आप उसके पीछे मेहनत करोगे इन ऑर्डर टू सॉल्व इट. तो सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक में से, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो,
सबसे पहले एक ब्रॉड रिसर्च प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी फीजिबिलिटी में घुसिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको टेक्निकल एंगल से देखिए, बट बहुत ही कॉमन सेंस एंगल से सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी जो अभी तक बेसिकली सॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। हो सकता है आप इसको किसी न्यूज़पेपर में पढ़ सकते हो सकता है किसी सीनियर से बात करते हुए आपको पता चल जाए, हो सकता है किसी रिलेटिव से बात करते हुए पता चल जाए। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। ठीक है, पहला एलिमेंट क्लियर हो गया। नाउ द सेकेंड एलिमेंट इज रिव्यूइंग ऑफ लिटरेचर। अब ये जो ऑड इवन पॉलिसी है, ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन सुबह उठे होंगे मनीष सिसोदिया जी या फिर अरविंद केजरीवाल जी और उनको याद आ गया होगा यार कल से ऑड इवन पॉलिसी लगाते हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने सिमिलर लाइंस पे कुछ पास्ट स्टडीज पढ़ी होगी। हो सकता है उन्होंने देखा हो कि और जो देश होंगे जहां पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम आई होगी। भाई देखो, ट्रैफिक की प्रॉब्लम ऐसी तो है नहीं कि सिर्फ भारत देश में और किसी देश में होगी ही नहीं। उन्होंने क्या मेजर्स लिए, कितने वो मेजर्स पॉसिबल थे, क्या वो प्रैक्टिकल थे कि नहीं, क्या वो हमारे देश में लग सकते हैं कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें कहां से पता चलती है? व्हेन यू गो थ्रू द लिटरेचर। और लिटरेचर कहां से जाना होता है? यू हैव टू गो थ्रू सम रिसर्च पेपर्स। तो जो ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च पेपर्स है ना, जो आपको आसानी से गूगल स्कॉलर पे मिल जाते हैं, रिसर्च गेट पे मिल जाते हैं, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप रिसर्च पेपर्स को पढ़ो। आजकल प्रॉब्लम क्या होती है, मैं अगर स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं, स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी है आउटकम की। यार जल्दी से मैं एक रिसर्च पेपर लिख दूं, जल्दी से मुझे प्रॉब्लम मिल जाए। मेरे पास स्टूडेंट्स आते कहते हैं सर 10 पेपर पढ़ लिए, रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाएगी क्या? नहीं जरूरी है। हो सकता है कि आपको 50 पेपर पढ़ने पड़े, हो सकता है कि आपको 5 पेपर में ही रिसर्च प्रॉब्लम मिल जाए। बट अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली है, इन ऑर्डर टू गो अहेड, इन ऑर्डर टू फाइंड द गैप्स, एग्जैक्ट गैप्स निकालने के लिए, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको लिटरेचर पढ़ना ही पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप लिटरेचर नहीं पढ़ोगे आप लिख नहीं पाओगे। अगर मैं ओरली एक लाइन बोलूं कि भाई प्रॉब्लम थी ट्रैफिक की और उसके अंदर ऑड इवन पॉलिसी यूज कर दी गई, आपको समझ में आ जाएगा। बट ऑड इवन पॉलिसी खोजने के लिए कम से कम एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लगे होंगे, टीम ऑफ रिसर्चर्स लगे होंगे, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े होंगे, बहुत लोगों के साथ डिस्कशन करी होगी, बहुत लोगों से बातें करी होगी, तब जाके उन्हें वो सॉल्यूशन मिला होगा जो आज एक लाइन में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी कर ली है तो ब्रॉडली आपको रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू करना ही पड़ेगा, उनको समझने के लिए कि प्रॉब्लम कितनी डीप है, प्रॉब्लम का स्कोप क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम किन किन डायमेंशंस में जा सकती है। ठीक है, बिकॉज जब सरकार ने इस ऑड इवन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दिया, तब उसने रियलाइज किया कि यार लोग जो बहुत दूर ट्रैवल करते हैं, लेट्स से किसी को रोज ऑफिस के लिए 30 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है फ्रॉम लेट्स से ग्रेटर नोएडा टू दिल्ली। ठीक है, वो इंसान कैसे जाएगा? उस इंसान की तो पूरी सैलरी खत्म हो जाएगी ट्रैवल करने में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए सेकंड स्टेप हो जाता है लिटरेचर को रिव्यू करना, लिटरेचर को समझना। ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड स्टेप। आगे बढ़े। नाउ द थर्ड स्टेप इज सेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, मोर और लेस सेम ही होते हैं तीनों। ठीक है, टेक्निकली तीनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये बस एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, ये थोड़ी रिसर्च के लैंग्वेज में क्वेश्चंस हैं, और ये बेसिक इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है कि अब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। ठीक है, अब आपने लिटरेचर को भी रिव्यू कर लिया, आपको थोड़ा बहुत ब्रॉडली लिटरेचर समझ में आने लग गया है कि यार लिटरेचर क्या है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। देन फाइनली व्हाट यू डू इज यू स्टार्ट गोइंग थ्रू कि अच्छा इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स मुझे मीट करने। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रैफिक के बारे में भी बात करूं तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव तो नहीं रहता है कि भाई हमें सिर्फ ट्रैफिक रिड्यूस करनी है। जब हम ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे थे तो हमारा फोकस पॉल्यूशन पे भी था, यार इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, इससे ट्रैफिक भी कम होगी रोड पे। ठीक है, और लोग शायद पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दें तो वो इकोनॉमिकल भी होगा। तो क्या हो गया, 3 डायमेंशंस बन गए। कैन यू सी देयर आर 3 डायमेंशंस कमिंग अप। One is related to pollution, one is related to the traffic control, and the third one is related to economy. So, एक ही ब्रॉड प्रॉब्लम की जब आप लिटरेचर को गो थ्रू करते हो तो यू एंड अप रियलाइजिंग कि इसके काफी रिसर्च क्वेश्चंस हो सकते हैं, काफी डायमेंशंस हो सकते हैं जिनको हम केटर कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट हैपेंस व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द लिटरेचर, और उसके बेसिस पे आप क्या करते हो, रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस फ्रेम करना शुरू कर देते हो। दैट इज द टास्क दैट यू आर गोइंग टू डू। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में समझा रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, आपने लिटरेचर भी गो थ्रू कर लिया और आपने ऑब्जेक्टिव भी सेट कर लिए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द रिसर्च डिजाइन। अब अगर आपको रिकॉल कर पा रहे हो सही तरीके से, तो हमने कुछ रिसर्च डिजाइन के बारे में बात करी थी, जिनको मैं सिर्फ यहां पे लिख रहा हूं, समझाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। ठीक है, ब्रीफली जहां पे आप एक्सप्लोर करते हो,
सेकेंड इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, जहां पे आप डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑल अबाउट, ठीक है। थर्ड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, जहां पे आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज मॉडलिंग, जहां पे आप मॉडल्स स्टैटिस्टिकल या फिर इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाने की कोशिश करते हो। तो अब इंसान के पास, किसी भी रिसर्चर के पास ब्रॉडली ये 4 रिसर्च डिजाइन हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू डू बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी बना चुका है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा कि यार क्या मुझे मॉडल बनाना है। देखो, अगर प्रॉब्लम ऐसी है जो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में ब्रेक डाउन की जा सकती है, लेट्स से रिग्रेशन इक्वेशन आप क्यूरेट कर सकते हो, मैथमेटिकल मॉडल्स क्यूरेट कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, यू विल यूज मॉडलिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको लेबोरेटरी में टेस्टिंग करने की जरूरत है, या लेबोरेटरी में नहीं भी करनी लेकिन एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, सो यू आर गोइंग टू गो विद एक्सपेरिमेंट। अगर आपको लगता है कि यार ये प्रॉब्लम तो अभी बिल्कुल ही नेसेंट स्टेज पे एक्सप्लोर नहीं हुई है, फॉर एग्जांपल लेट्स से द एस्पेक्ट ऑफ चैट जीपीटी, आजकल आप सब लोग चैट जीपीटी के बारे में सुन तो रहे होगे, ठीक है, बट इसके बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है कि इसका फाइनेंस में कैसे यूज होगा, इसका मार्केटिंग में कैसे यूज होगा। सो दैट कैन बिकम पार्ट ऑफ योर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और अगर प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर है बट यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, डिस्क्राइब करना है कैरेक्टरिस्टिक चैलेंजेस एंड ऑल, यू कैन गो फॉर अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। तो कौन सा रिसर्च डिजाइन यूज होगा, दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एंड देयरफॉर यू आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड अकॉर्डिंगली। तो यहां पे इस स्टेज के अंदर आप पूरा का पूरा रिसर्च डिजाइन, जिसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं, आप ब्लूप्रिंट क्यूरेट करना शुरू कर दोगे। यू आर गोइंग टू फोकस ऑन द ब्लूप्रिंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ये स्टेप क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। द नेक्स्ट स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिसर्च डिजाइन में आपने क्या किया था, एक ब्रॉड रिसर्च डिजाइन बना ली थी कि यार प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगी, इसका डेटा कलेक्ट कैसे होगा। नाउ यू आर गोइंग टू द वेरी स्पेसिफिक एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिसाइडिंग ऑन द सैंपल, सैंपल कितना होने वाला है और कौन होने वाला है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी योर सैंपल, ओके, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद व्हाट इज गोइंग टू बी द टाइम फ्रेम। भाई देखो, अगर चैट जीपीटी पे रिसर्च करनी है, अगर आप डिसाइड करते हो अगले 3 साल बाद करते हैं, अभी नहीं करते, 3 साल बाद रिसर्च करते हैं, तो शायद जो आप इस समय सोच रहे हो ना, ऑलरेडी सब लोग कर चुके होंगे। चैट जीपीटी पे अभी आप जाके पेपर सर्च करना शुरू करोगे गूगल स्कॉलर पे, आपको कोई भी एक ऐसा डोमेन नहीं मिलेगा जिसपे रिसर्च ना हो रखी हो। सेम थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड पैंडेमिक। कोविड पैंडेमिक पे 500 क्या मैं बोल रहा हूं, 5000 पेपर लिखे गए होंगे। सिमिलरली इस समय चैट जीपीटी पे आपको 500 पेपर्स मिल जाएंगे, इतने कम शॉर्ट ऑफ स्पैन ऑफ टाइम के बीच में भी, इतने कम टाइम के अंदर भी बहुत लोगों ने ऑलरेडी दिमाग लगा के रिसर्च पेपर्स लिख डाले, ठीक है। सो द टाइम फ्रेम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम फ्रेम में रिसर्च करोगे, ठीक है, किस टाइम ड्यूरेशन में रिसर्च करोगे, ठीक है, क्यों ले रहे हो टाइम फ्रेम, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर डिसाइडेड। एंड द टेक्निक, क्या टेक्निक यूज करने वाले हो, कोरिलेशन यूज करोगे, रिग्रेशन यूज करोगे, काई स्क्वायर यूज करोगे, टी टेस्ट यूज करोगे, जेड टेस्ट यूज करोगे, किस टाइप का टेक्निक यूज करोगे। एंड द इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज व्हाई, क्यों ये टेक्निक यूज करोगे। कई बार बच्चे व्हाई छोड़ देते हैं। देखो यार, अगर मुझसे पूछोगे कि सर मुझे इंपैक्ट देखना है, तो मैं बता दूंगा कि रिग्रेशन का यूज करना है। मुझे बोलोगे कि सर सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में कंपैरिजन करना है, तो मैं बता दूंगा कि टी टेस्ट का इस्तेमाल करना है। अगर 30 से कम सैंपल है और 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट का इस्तेमाल करना है। ये सबको पता है, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लिटरेचर, कि आपके लिटरेचर में किस तरीके का कंपैरिजन करने की जरूरत है, ठीक है, वो समझे बिना आप टेक्निक नहीं लगा पाओ। तो स्टूडेंट्स कई बार आते हैं, सर इसमें ये टेक्निक लग जाएगी क्या, कंपैरिजन के कुछ टेक्निक्स बता दिए। इट्स ऑलवेज गुड, इट्स गुड टू आस्क, बट देन यू फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि इस तरीके से अगर इतना आसान होता तो मैं भी जाता अपने सुपरवाइजर से पूछता और वो मुझे टेक्निक बता देते और काम खत्म हो जाता। इतना आसान नहीं है रिसर्च करना, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। आगे चलें, कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम द रिसर्च सैंपल। भाई अब ठीक है, सैंपल बता दिया, आइडेंटिफाई कर लिया, टेक्निक आइडेंटिफाई कर ली, डेटा कलेक्ट तो करना पड़ेगा ना। तो आप कई बार देखते होगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चनआयर्स आते रहते हैं, ठीक है, क्वेश्चनआयर्स आते रहते हैं और आपको कहा जाता है कि भाई प्लीज भर दो डेटा कलेक्ट करने के लिए। अगर आप सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो तो आप क्या करते हो, आप किसी डेटाबेस से निकाल लेते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो इंटरव्यू लेने, तो आप इंटरव्यू ले लेते हो। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर स्टेज एक्चुअली द डेटा कलेक्शन स्टार्ट्स। आप एक्चुअली स्टार्ट करते हो डेटा को कलेक्ट करना, ठीक है। सो दैट इज गोइंग टू बी द स्टेप, बिकॉज जब तक डेटा नहीं होगा तब तक आप कुछ एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू प्रोसेस एंड एनालाइज द कलेक्टेड रिसर्च डेटा। तो जो आपने टेक्निक सोची थी ना, फॉर इंस्टेंस लेट्स से आपने रिग्रेशन सोचा था या आपने कोरिलेशन सोचा था, नाउ इज द टाइम टू एक्चुअली एनालाइज देम, जिसके लिए आप क्या करते हो, कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो। कुछ सॉफ्टवेयर में बता देता हूं, SPSS, ठीक है, देन वी हैव eViews,
कुछ सॉफ्टवेयर के नाम बता रहा हूं, कुछ सीखने मिल रहा है, नोट कर लेना, ये सब चीजें कोई बताता नहीं है आपको। स्टार्टा, देन यू हैव आर स्टूडियो, ठीक है। तो ये मेजरली 4 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। ये दोनों थोड़े से इजी हैं और ये दोनों थोड़े से डिफिकल्ट है, तो इन सॉफ्टवेयर का आप मेजरली इस्तेमाल करते हो। और भी हैं, एमोज है, ठीक है, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट ब्रॉडली ये सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो स्पेशली सेकेंडरी डेटा के अंदर इन ऑर्डर टू कंडक्ट सम काइंड ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। समझ में आ गया? तो इनसे आप एनालिसिस करोगे एंड डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। वंस द एनालिसिस पोर्शन इज डन, देन द लास्ट स्टेप कम्स इनटू प्ले, राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। अब देखो, कोई जरूरी तो नहीं है ना कि हर रिसर्च जो आप कर रहे हो वो आप पीएचडी के अंदर ही कर रहे हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, सच एज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, नीति आयोग हो गया, जहां पे रिसर्च कंडक्ट करी जाती है एंड देन उसका जो आउटकम होता है वो रिपोर्ट के फॉर्म में होता है। उन्हें रिपोर्ट बना के कमिटी को देनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम ट्रैफिक वाली बात कर रहे थे, ठीक है, ऑड इवन पॉलिसी के अंदर, उसमें रिसर्च पेपर तो नहीं लिखा गया होगा, उसके अंदर बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट बनाई गई होगी, ठीक है। सेकंड, अगर आप पीएचडी कर रहे होगे तो आप क्या करोगे, आप अपना थीसिस लिखोगे, ठीक है। और अगर आपने वैसे रिसर्च कंडक्ट कर रही होगी तो आप रिसर्च पेपर लिखोगे। दैट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू। और इसका पर्पस क्या है, व्हाई यू आर डूइंग इट? बिकॉज आप चाहते हो कि जो आपने एनालिसिस किया है, जो आपको आउटकम मिले, जो आपको रिजल्ट्स मिले, बेसिकली वो लोगों तक पहुंचे, लोगों तक डिसेमिनेट हो। और अगर कहीं आप थोड़े से सेंसिबल हो गए, आपने ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करी होगी जिसका प्रैक्टिकल आउटकम है, फॉर एग्जांपल ऑड इवन पॉलिसी इज अ प्रैक्टिकल आउटकम, कि भाई जो भी आउटकम आया उससे आप पॉलिसी फ्रेमवर्क कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ ऐसी आती तो आप कोशिश करते हो कि आप उन इंस्टीट्यूशंस को बताओ, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस को बताओ, एंड दे कैन एक्चुअली यूज योर रिसर्च फॉर देयर पॉलिसी मेकिंग एंड क्रिएशन ऑफ लॉस। तो ये लास्ट स्टेप होता है इन द रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई, काफी डिटेल में मैंने जाने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट हो इनमें से, जो अभी 8 स्टेप्स हमने पढ़े हैं मेजरली, उनमें कहीं भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। सोच के मत बैठे रहना कि जब 6 महीने बाद रिसर्च शुरू करूंगा तब पूछूंगा और तब फिर सर बता देंगे। मैं बता तब भी दूंगा, बट 6 महीने आपके वेस्ट हो चुके होंगे, सो प्लीज डोंट मेक दैट मिस्टेक, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ब्रॉडली समझ में आ गया है। सो सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन होता है जहां पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ये देखने के लिए कि आपको क्लैरिटी है कि नहीं है। सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेजेस हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गैप्स इन द रिसर्च एंड लीड्स टू रिसर्च क्वेश्चंस। तो गैप्स भी आइडेंटिफाई होते हैं जहां पे, और रिसर्च क्वेश्चंस भी आप फॉर्मुलेट करते हो, ठीक है। फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड लिटरेचर रिव्यू, थर्ड डेटा एनालिसिस, फोर्थ रिपोर्ट एंड फाइंडिंग। देखो सी एंड डी तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लोगे। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि 1 है आंसर और कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा सेकंड है आंसर। एक चीज ध्यान रखिए, जब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था तो मैंने आपको क्या कहा कि आप एक ब्रॉड प्रॉब्लम, ब्रॉडली जेनरिक टर्म्स में ब्रॉड प्रॉब्लम तो यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हो, लेकिन एग्जैक्टली उसमें गैप्स हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल, लेट से आप सोच रहे हो कि यार ये एक्स प्रॉब्लम मुझे लग रही है, मुझे लग रहा है कि भाई ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बट हो सकता है किसी ने ऑलरेडी सॉल्यूशन निकाल लिया हो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? ओनली व्हेन यू गो थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, एंड देयरफॉर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लॉजिकल चलना है, रैंडमली नहीं चलना है, ठीक है। सो बी बिकम्स द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन नाउ। The writing of the thesis or the research paper is undertaken in which of the below mentioned steps of research process? Very easy question, इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। अगर आपका ये भी गलत हो रहा है तो आपको दोबारा से रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक और रिसर्च प्रोसेस का टॉपिक पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, यू कैन आइदर गो एंड क्यूरेट अ रिसर्च रिपोर्ट, थीसिस, और यू कैन गो अहेड एंड राइट अ रिसर्च पेपर। तो इस केस में आप क्या करोगे, आप यहां पे रिपोर्ट एंड फाइंडिंग के स्टेप के अंदर, लास्ट स्टेप के अंदर आप ये सारे काम करते हो, ठीक है। सो सेकंड बिकम्स द, सॉरी, डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टेक्निक्स सच एज रिग्रेशन, कोरिलेशन एक्सेट्रा इज यूज्ड इन व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेजेस ऑफ रिसर्च। आप इनका इस्तेमाल कब करते हो? व्हेन यू यूजिंग इट। याद रखना, मैं ये नहीं पूछ रहा दैट व्हेन डू यू फॉर्मुलेट इट। मैं फॉर्मुलेशन की बात नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं व्हेन आर यू यूजिंग इट, आप इसका इस्तेमाल कब करते हो? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, या फिर रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स, ठीक है। तो आप इसका फॉर्मुलेशन कहां कर लेते हो? रिसर्च डिजाइन के टाइम पे, पर इनका यूज कब करते हो? डेटा एनालिसिस एंड के अंदर, डेटा एनालिसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। सो सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। आगे चलें, लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन।
अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन वन मोर चैनल, एक और चैनल है आपको पता है, अनुज जिंदल बाय यूजीसी नेट, जिसपे हम आपसे स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। आपकी बहुत सारे अदर छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं पीएचडी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, यूजीसी नेट से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस उस पर आती हैं, डलती हैं। मैं और हरनीत सर कॉन्टिन्यूसली वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। द टाइप्स ऑफ द सैंपल व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड इन द स्टडी आर आइडेंटिफाइड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। मतलब कौन से स्टेज के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं कौन से स्टेज के अंदर आप सोचते हो कि टाइप्स ऑफ द सैंपल क्या होंगे, व्हाट आर द गोइंग टू बी द टाइप्स ऑफ सैंपल दैट यू आर गोइंग टू यूज, ठीक है। फर्स्ट, डिसाइडिंग ऑन द सैंपल टाइप एंड टेक्निक, लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, चूजिंग द रिसर्च डिजाइन। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बिल्कुल क्लियर है। टाइप्स ऑफ सैंपल, हम ओवरऑल रिसर्च डिजाइन के बारे में बात नहीं कर रहे, टाइप्स ऑफ सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड इन द स्टेज ऑफ डिसाइडिंग द सैंपल टाइम एंड टेक्निक। इस स्टेज के अंदर आप सैंपल का टाइप डिसाइड करते हो, कितना सैंपल साइज होगा, सैंपल साइज वो भी डिसाइड करते हो। सो दैट इज बीइंग टेकन केयर ऑफ इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जिसका आंसर आप दोगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या होता है? जिसमें कुछ भी नया हो। नोवेल्टी का मतलब, लैक ऑफ नोवेल्टी मतलब कुछ नया नहीं है। आजकल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिसर्चर्स क्या करते हैं, पुराने किसी ने काम किया होता है, उसी में डेटा चेंज कर देते हैं और उस पर रिसर्च कर देते हैं और कहते हैं ये हमारा नया काम है। दिस इज नॉट नोवेल्टी, ठीक है। नोवेल्टी का मतलब क्या होता है? कहीं ना कहीं कुछ तो नॉवेल आपने यूज किया हो, चाहे कोई नया टेक्निक यूज किया हो, ठीक है, या कोई नया वेरिएबल निकाल के लाए हो, या कोई नया डायमेंशन निकाल के लाए हो, सिर्फ डेटा चेंज कर दोगे। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने कहा कि भाई मैं 2010 से लेके 2019 तक के डेटा पर रिसर्च कर रहा था, ठीक है। अब कोई 5 साल बाद स्टूडेंट आता है, वो कहता है सर मैं 2015 से लेके 2025 के बीच में रिसर्च कर रहा था, या ये मेरा सैंपल डेटा कलेक्शन टाइम पीरियड था, ठीक है, इस टाइम पीरियड का डेटा मैंने कलेक्ट किया। तो क्या ये नॉवल रिसर्च हो गई क्या? इट कैन नॉट बी। इट कैन बी इनटू स्पेसिफिक रीजंस, अगर इस टाइम पीरियड में कुछ अलग हुआ हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई कोविड में कहे कि भाई कोविड में मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। अदरवाइज अगर आपने नॉर्मल टाइम पीरियड के अंदर किसी ने 2010 से 2019 में करी है, आपने उठा के 2015 से 2025 में कर दी, इट इज नॉट नॉवेल्टी, ठीक है। नॉवेल्टी किसी मेथड में आना चाहिए, किसी डायमेंशन में आना चाहिए, किसी टेक्निक में आना चाहिए, या कोई ऐसी थ्योरी जो आप नई बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हो, तभी हम कहेंगे कि वो नॉवेल्टी है, वरना नहीं है, ठीक है। और फिर पेपर जो है वो इधर उधर ही पब्लिश होते हैं, अच्छी जगह पब्लिश नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ नॉवेल्टी अराइजेस इन केस व्हिच ऑफ द बिलो मेंशन्ड स्टेप्स नॉट टेकन केयर। नॉवेल्टी की प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब कोई ना कोई स्टेप जो होता है वो हमने अच्छे से नहीं किया होता। कौन सा स्टेप है? डिसाइडिंग ऑन द सैंपल टाइम एंड टेक्निक, लिटरेचर रिव्यू, डेटा एनालिसिस, चूजिंग द रिसर्च डिजाइन। तो ये 4 ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में डाल के मुझे जरूर बताओ, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई होप आपको कुछ नया सीखने मिला हो। बहुत सारी नई चीजें मैंने बताई, बहुत सारी नई बातें बताई मैंने, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप सेशंस लगातार अटेंड करते रहोगे तो आपके पास इतनी नॉलेज भर जाएगी, आपको इतना कुछ एडिशनल पता चल जाएगा जो आपके साथ पढ़ने वाले यूजीसी नेट स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, दैट यू विल बी एबल टू टेक अ एलिमेंट ऑफ एडवांटेज, जिससे मैं कहता हूं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अल्टीमेटली तो सबने जाके इंटरव्यू देना है ना, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो या फिर वो पीएचडी के लिए हो। तो अगर आपकी नॉलेज ज्यादा होगी, आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा, वो आपके ही काम आएगा, ठीक है। सो प्लीज मेक गुड यूज ऑफ सच काइंड ऑफ सेशंस, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, हरनीत सर का पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है, हरनीत सर बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं स्पेसिफिकली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। द कॉन्टैक्ट नंबर इज गिवन बिलो 9999466225। आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो www.anujjindal.in, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हो info@anujjindal.in पे, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। दे आर गोइंग टू क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रोसीड, ठीक है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी लगता है ना कि एक भी नई चीज आपने इस वीडियो से सीखी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ डाउट रह गए हो या मेरे लिए कोई फीडबैक हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।